Good morning, dear students. Welcome to class 9, the history portion of your SST subject. And today we are going to discuss our new chapter number 2, the socialism in Europe and Russian Revolution. Students, in our last class we discussed about the French Revolution and also known the reasons and the result of French Revolution, and also discussed that the ideas of the freedom, equality and the fraternity came from the Russian French Revolution, and later these ideas of the equality, fraternity and the liberty was adopted by the whole world and the whole countries of the Europe and the Asia. Students, in today's class we are going to discuss a new chapter related to the Russian Revolution and also the thought of the socialism in Europe. Before starting the chapter, it is important to understand that what is the meaning of the socialism. So after that we can easily understand the topic and go for the next topic of the Russian Revolution. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोशलिज्म. सोशलिज्म क्या है? ठीक है, तो बेसिकली द वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर इज नोन एज द सोशलिज्म, वेयर द गवर्नमेंट गेव द मोर attention toward the welfare of their citizens of the country. तो एक ऐसा गवर्निंग सिस्टम, एक ऐसा देश जहाँ की सरकार अपने सारे रिसोर्सेज का यूज वहाँ के या देश की रहने वाली सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए करती है. मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट का हर एक चीज पर कंट्रोल होगा और यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है और गवर्नमेंट के हाथों में होती है सारी प्रॉपर्टी, सारी इंडस्ट्रीज का कंट्रोल, और साथ में गवर्नमेंट जो पैसा अर्न करती है इन प्रॉपर्टी से, इन फैक्ट्रीज से, ठीक है, इन रिसोर्सेज से, जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, गवर्नमेंट उस पैसे का यूज सोशल वेलफेयर के लिए करती है, समाज के ऊपर खर्च करती है. तो ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा गवर्निंग सिस्टम जहाँ पर प्रॉफिट का नाम नहीं लिया जा सकता, या ये कह सकते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्निंग के अंदर बिलीव नहीं करती, जो भी इनकम गवर्नमेंट की होती है उसको पब्लिक वेलफेयर में खर्च किया जाता है. तो सिंपल सा कह सकते हैं कि जहाँ पर समाज के बारे में सोचा जाए, जहाँ पर गवर्नमेंट की हर एक्टिविटी सोसाइटी से जुड़ी हो, उस सिस्टम को सोशलिज्म कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप एक और चीज समझिए कि हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एंड में मैंने आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 1789 का ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इसने दुनिया को 3 आइडियाज दिए, 3 नए आइडियाज दिए, जिसमें सबसे पहला जो आइडियल है वो था इक्वालिटी, जो ये मानता है कि वी ऑल आर द इक्वल, हम सब इक्वल हैं, कानून की नज़र में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, रिलीजियस कास्ट बेस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. सेकंड जो आइडिया फ्रांस के रिवॉल्यूशन से दुनिया को मिला वो था लिबर्टी या फिर फ्रीडम. तो कहने का मतलब एज बीइंग अ ह्यूमन द लिबर्टी इज अवर राइट, आज़ाद रहना हम लोगों का हक है, हमें कोई बंदी नहीं बना सकता, हम अपनी लिबर्टी का यूज करेंगे तभी तो हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे. थर्ड थिंग थी फर्टेनिटी. फर्टेनिटी का मतलब होता है भाईचारा. तो तीनों ही आइडियल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में माना गया इक्वालिटी को. जब तक हम बराबर नहीं होंगे तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते, लिबरल नहीं हो सकते. ठीक है, बाद में 1789 के इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इन आइडियाज को यूरोप के बाकी सारे देशों में अपनाया गया. यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये कह सकते हैं कि एक ऐसा एंथुसियाज्म पैदा हो गया, एक ऐसा जोश आ गया था यूरोप की कंट्रीज को भी. यूरोप के अंदर कई सारी कंट्रीज थी, जैसे आप देखिए फ्रांस थी यूरोप, इसके अंदर जर्मनी देख लीजिए, ऑस्ट्रिया देख लीजिए, प्रशिया देख लीजिए, इटली देख
मोनार्च सिस्टम को खत्म कर दिया गया। उसी तरह हमारे यहाँ पर भी ये मोनार्च सिस्टम जो है, ये जो राजतंत्र है, ये जो राजा का शासन है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह पर डेमोक्रेसी को या किसी और फॉर्म को, गवर्नमेंट के किसी और फॉर्म को अपना लिया जाए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई। ठीक है, जिसका नतीजा ये हुआ कि फ्रांस के बाद धीरे धीरे रशिया के अंदर ये रिवॉल्यूशन फैला, इटली के अंदर इटली का हम देखते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन हुआ। इसी के साथ में जो स्पेन है, यहाँ पर भी कई क्रांतियाँ हुई, ऑस्ट्रिया और प्रशा जो है वो इंडिपेंडेंट बन गए। तो इस तरह से कई सारे चेंजेस हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में। तो ये कह सकते हैं फ्रांस जो था यूरोपियन कंट्री का लीडर था, जिसके कारण बाद में सारे यूरोप की अलग अलग कंट्रीज के अंदर बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस हुए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जुड़ा हुआ है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिजल्ट से शुरू होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, हम समाज की भलाई की बात कर रहे हैं, हम यूरोप के उन देशों की बात कर रहे हैं जो चाह रहे थे कि हमारी यहाँ पर भी सोसाइटी में चेंज होने चाहिए। जिस तरह से फ्रांस के अंदर सोसाइटी में चेंज हुआ, वैसा चेंज हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए। तो ये मेन रीजन थे जिसके कारण बाद में रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना टॉपिक सोशलिज्म के साथ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिजल्ट के साथ, और जानते हैं कुछ खास बातें। ठीक है, तो सबसे पहले देखें द फ्रेंच रिवॉल्ट opened up the possibility of creating change in society of Europe। तो फ्रांस का जो रिवॉल्ट था, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने यूरोप के अंदर पॉसिबिलिटी जगा दी, संभावनाएं बनाई कि यूरोप की सोसाइटी में भी चेंज हो सकते हैं और चेंज होने भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा it made part of the Europe and Asia new ideas about the individual's right and the controlled social power began to be discussed। इसी के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों के दिमाग में आने लगा कि हमारी सोसाइटी में चेंज होना चाहिए। साथ में ही आप देखिए यूरोप के साथ एशिया तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर देखा गया और साथ में इंडिविजुअल्स राइट की बात कही गई और सोशल कंट्रोल को कम करने की बात की गई। तो इंडिविजुअल राइट का मतलब है इंसान होने के नाते हमारे कुछ अधिकार हमको मिलने चाहिए, हमारे कुछ राइट्स है जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो ये इंडिविजुअल राइट्स कहलाए। और इसी के साथ में कंट्रोल्ड सोशल पावर पर भी कुछ लिमिट तक कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन रिजल्ट रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर जो यूरोप और एशिया तक देखा गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नॉट एवरीवन इन द यूरोप वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। लेकिन अब अगर हम बात करें सोशलिज्म इन यूरोप की, तो बच्चों यूरोप के अंदर जो पॉपुलेशन थी या पूरी यूरोप के अंदर जो अलग अलग जो देश थे, वहां पर तीन तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग थे। कुछ लोग चाहते थे कि यूरोपियन सोसाइटी में पूरी तरह से चेंज हो जाए, रिवॉल्यूशन होना चाहिए और सोसाइटी में सब कुछ चेंज कर दिया जाए। कुछ लोग चाहते थे चेंज नहीं होना चाहिए और अगर चेंज होता है तो कुछ लिमिट तक ही होना चाहिए। जबकि तीसरा ग्रुप ऐसा था जो मानता था कि चेंज होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ में जो ये कह सकते हैं कि जो आदर्श है, जो मॉरल्स हमारी कंट्री के रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यूरोप के अंदर कुछ सेक्ट ऐसे थे या सोसाइटी का एक ग्रुप ऐसा था जो चेंज चाहता था, जो सडन चेंज चाहता था, जिसके लिए वो रिवॉल्यूशन को जरूरी मानता था। जबकि सोसाइटी में कुछ ग्रुप ऐसे थे जो ये मानते थे चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो उसका प्रोसेस बहुत धीमा होना चाहिए। और वहीं पर तीसरा ग्रुप मानता था कि कुछ लिमिट तक कुछ चेंज होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे जो आदर्श है, जो हमारे मॉरल्स है, जिनको जो कल्चर या जो कस्टम हम हजारों सालों से, कुछ 100 सालों से फॉलो कर रहे हैं, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यूरोपियन सोसाइटी तीन आइडियोलॉजी में बट गई, जिसको हम कंजर्वेटिव, लिबरल्स और इसी के साथ में रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए आप हाउ टू रीस्ट्रक्चर द सोसाइटी। द यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। तो इस तरह से
सोसाइटी कैसे रिस्ट्रक्चर होगी, मतलब हमें अपनी सोसाइटी को वापस कैसे बनाना है, इस बेस पर यूरोपियन सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये हो गई पहली कंजर्वेटिव्स, दूसरा हो गया लिबरल्स, तीसरा हो जाएगा रेडिकल्स, और ये बन गया आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोपियन सोसाइटी आइडियोलॉजी के बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। कुछ लोग कंजर्वेटिव कहलाए, कुछ लोग लिबरल कहलाए, कुछ लोग रेडिकल्स कहलाए। ठीक है, अब हम जानेंगे बच्चों कि ये कंजर्वेटिव कौन थे, लिबरल्स कौन थे, और साथ में ये रेडिकल्स कौन थे। नॉर्मली ये लोगों का एक ग्रुप था सोसाइटी में, वे लोग जो बदलाव चाहते थे, लेकिन बदलाव किस तरीके से हो और कितना बदलाव होना चाहिए, इस चीज को लेकर इन लोगों के बीच के अंदर हम लोग से कह सकते हैं कि यूनिटी ऑफ थॉट नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे लिबरल्स कौन थे। ठीक है, तो लिबरल्स द ग्रुप व्हिच लुक्ड टू चेंज द सोसाइटी, तो लिबरल्स वे थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे, जो चाहते थे कि यूरोपियन सोसाइटी के अंदर बदलाव होना चाहिए और पूरा बदलाव होना चाहिए। ठीक है, they wanted a nation which tolerated all religion, ये एक ऐसा यूरोपियन देश या ऐसा यूरोपियन कंट्री चाहते थे जहाँ पर सारे धर्मों के लोग रह सके। अब ऐसा क्यों था, यहाँ पर रिलीजन की बात क्यों आ गई, तो इसे आप समझिए बच्चों, यूरोप के अंदर एक कंट्री है इंग्लैंड, ठीक है, या ब्रिटेन। इंग्लैंड में रहने वाले लोग इंग्लैंड के चर्च में बिलीव करते थे। ठीक है, जो ईसाई रिलीजन है ना, ये भी 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया था। तो इसी तरह से ईसाई होते हुए भी, या ये कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है इसकी भी 2 क्लेम थी, इसमें से एक कैथोलिक थी। ठीक है, तो कुछ लोग कैथोलिक चर्च में बिलीव करते थे और कुछ नहीं करते थे। तो जो कैथोलिक चर्च में बिलीव नहीं करते थे वे लोग ब्रिटेन के या इंग्लैंड के चर्च में बिलीव करते थे, और दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्री थी ऑस्ट्रिया और प्रशा। ऑस्ट्रिया और प्रशा के जो लोग थे वो कैथोलिक चर्च में बिलीव करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर धर्म को लेकर या रिलीजन को लेकर लोगों के बीच में कह सकते हैं कि डिस्प्यूट था, झगड़ा था। इसीलिए जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि कंट्री में सारे रिलीजन के लोगों को टॉलरेट किया जाए, मतलब सब धर्म के लोग रह सके, ऐसा ये लोग चाहते थे। सेकंड, दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स, इसी के साथ में ये अपोज कर रहे थे, मतलब खिलाफ थे डायनेस्टिक रूलर्स के। डायनेस्टिक रूलर मतलब, डायनेस्टी मतलब वंश, मतलब एक राजा, उस किंग की देर के बाद में उसका बेटा किंग बनेगा, उसकी देर के बाद में उसका बेटा किंग बनेगा, तो ये डायनेस्टिक रूलर कहलाते थे। तो यूरोप के ये जो लिबरल सेक्ट के लोग थे ये मानते थे कि यूरोप के अंदर जो ये डायनेस्टिक रूलर चल रहे हैं इस सिस्टम को बंद कर दिया जाए। अगर मान लीजिए बच्चों, ऐसा इसलिए कहा गया कि मान लीजिए एक रूलर बहुत कैपेबल है, बहुत, हम लोगों ने, आप लोगों ने तो पढ़ा है, ग्रेट अशोका के बारे में भी पढ़ा है, और इसी के साथ में आपने बृहद्रथ के बारे में भी पढ़ा है। कहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, कहाँ अशोका, बहुत ही ग्रेट रूलर थे, लेकिन बाद में जो लेटर मौर्य रूलर हुए जैसे बृहद्रथ बहुत कमजोर था, इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने उसको मार दिया। तो कहने का मतलब क्या कि कोई जरूरी नहीं कि एक रूलर जो बहुत ही ब्रेव है उसका बेटा भी उसी की तरह स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर हो, बहुत अच्छा रूलर हो, बहुत अच्छा ब्रेव, कह सकते हैं कि अच्छा सोल्जर हो। तो इसीलिए ये लोग इसके खिलाफ थे डायनेस्टिक रूलर के। ठीक है, तो दूसरी चीज ये मानते थे कि डायनेस्टिक रूलिंग सिस्टम बंद कर दिया जाए, और wanted to safeguard the rights of individuals। ये आ गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर इन लोगों ने कहा कि राइट ऑफ इंडिविजुअल्स में ये बिलीव करते थे, मतलब हर इंसान को कुछ अधिकार दिए जाए। अब देखो बच्चों, हम लोग राइट्स की बात करते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच हमको मिल रखा है, राइट टू रिलीजन एंड एजुकेशन हम लोगों को मिल रखा है। लेकिन ये राइट क्यों दिए गए? ऐसा क्या है कि राइट्स हर इंसान को हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं? किसी भी ह्यूमन के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, या ये कह दीजिए हम लोगों का डेवलपमेंट कब होगा? जब हमको कुछ काम करने की आज़ादी होगी, जब हम जी पाएंगे, जब हम पढ़ पाएंगे, तभी तो हम लोग अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स की बात कही गई, मतलब हर इंसान को कुछ राइट्स, कुछ अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, बट
लेकिन इसी के साथ मैं ये बता दूं बच्चों कि ये जो लिबरल्स थे इन्होंने एक बात और कही, ये चाहते थे कि कंट्री के अंदर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव आप समझ गए, जिस तरह से हमारी कंट्री के अंदर लोग वोट देकर अपना नेता इलेक्ट करते हैं, है ना, तो इसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जो चुने हुए नेता होते हैं, जो इलेक्टेड नेता, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो लिबरल्स दो बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, जो इलेक्टेड होने चाहिए, तो कहने का मतलब गवर्नमेंट इलेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करें लेकिन वोटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए कि डेमोक्रेसी दो चीजों पर बेस होती है बच्चों। एक तो होता है इक्वालिटी, डेमोक्रेसी उस कंट्री में मानी जाती है जहां पर इक्वालिटी है। दूसरा फ्रीडम है, और तीसरा राइट टू वोट सबको मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर लिबरल्स आगे आप देखेंगे कहेंगे कि वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। तो जब वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, और जहाँ इक्वालिटी नहीं है वहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? तो इसीलिए यहाँ पर ये लोग आधी डेमोक्रेसी समझ सकते हैं आप, इनकम्प्लीट डेमोक्रेसी में बिलीव कर रहे हैं। इनको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी चाहिए, लेकिन जहाँ पर वुमेन्स को राइट नहीं दिए गए, राइट टू वोट नहीं है, और ये डेमोक्रेसी में बिलीव भी नहीं करते। तो देखिए, बट डिडंट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है राइट टू वोट। तो इसका मतलब ये राइट टू वोट में बिलीव नहीं करते। एंड डेमोक्रेसी एंड डिडंट वांट टू वोट फॉर वुमेन। अब यहाँ से समझिएगा, ये डेमोक्रेसी में भी बिलीव नहीं करते। अब मैंने अभी बता दिया कि डेमोक्रेसी कहाँ होती है, जहाँ पर इक्वालिटी हो, जहाँ फ्रीडम हो, जहाँ पर उस कंट्री के सारे सिटीजन्स को राइट टू वोट हो, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, कुछ भी होगा, चाहे किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं दे रहे, और इसके अलावा वे मैन या उन आदमियों को राइट टू वोट दे रहे हैं जहाँ पर जिनके पास प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो ये है लिबरल्स। वापस बता रही हूँ बच्चों, यूरोप के अंदर सोसाइटी में कितना चेंज होगा और कैसे चेंज होगा, इस बात को लेकर तीन तरह की आइडियोलॉजी थी, तीन तरह के विचार रखते थे लोग। इन तीनों को तीन कैटेगरी में बांट दिया, लिबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल्स। हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक लिबरल्स जो चाहते थे कि सोसाइटी में कुछ चेंज होना चाहिए था, लेकिन ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। ये नहीं चाहते कि वुमेन जो है उनको राइट टू वोट मिले। इसी के साथ में ये डायनेस्टिक रूलर में भी बिलीव नहीं करते। ये ऑल रिलीजन को टॉलरेट करने की बात कह रहे हैं। तो मतलब कुछ चेंज चाह रहे हैं, सारा चेंज नहीं चाह रहे। सेकेंड हम लोग आते हैं रेडिकल्स। अब हम दूसरी आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं। रेडिकल कौन थे? तो द गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब बच्चों हम यहाँ सिर्फ यही बात करेंगे कि रेडिकल्स क्या चाह रहे थे, किस तरह की सोसाइटी चेंज की बात कर रहे थे। तो पहली चीज ये लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। देश में जो सरकार बनेगी वो मेजॉरिटी के बेस पे बनेगी। जैसे मान लीजिए मेजॉरिटी कौन, या ये कह सकते कि किसी कंट्री के अंदर जिस धर्म या जिस कास्ट के लोग सबसे ज्यादा है, उस पॉपुलेशन के पोर्शन के हिसाब से जो है वो ये गवर्नमेंट बननी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लोग तो बच्चों इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बिलीव करते थे कि पूरी कंट्री की पॉपुलेशन में जिस धर्म के लोग ज्यादा होंगे उस फेवर में गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो माइनॉरिटी को ये पीछे रखना चाह रहे थे। ठीक है, एंड अपोज द प्रिविलेज ऑफ द लैंड ओनर्स एंड द फैक्ट्री ओनर। इसी के साथ देखिए बच्चों कि ये लैंड लॉर्ड्स के प्रिविलेज को अपोज कर रहे थे। मतलब हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा बच्चों। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने ये पढ़ा कि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग थे जिनको जन्म से ही कुछ खास अधिकार मिले हुए थे, कुछ छूट मिली हुई थी, कुछ रिजर्वेशन मिला हुआ था, जिसको क्या कहा गया, प्रिविलेज कहा गया। तो ये जो रेडिकल्स थे ये इसके अपोज करते थे, खिलाफ थे कि किसी भी सोसाइटी में किसी भी इंसान को प्रिविलेज नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सब इक्वल है। तो यहाँ पर ये इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज देखें, द फैक्ट्री ओनर। तो ये
लीजिए जब कोई एक इंडिविजुअल फैक्ट्री का ओनर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि फैक्ट्री के अंदर जो काम करने वाले लेबरर्स हैं उनकी वेजेस बहुत कम है, मतलब उनको जो सैलरी मिल रही है, उनको जो अपनी मजदूरी मिल रही है वो बहुत कम है, ठीक है। तब होगा क्या, फैक्ट्री ओनर तो मान लीजिए किसी 5 रुपए की 5 रुपीज की जो चीज है उसको वो 10 रुपीज में सेल कर रहा है, तो फैक्ट्री ओनर कितना फायदा कमा रहा है, 5 रुपीज का। लेकिन क्या वो अपना प्रॉफिट का शेयर अपने लेबरर्स के साथ में शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ समय बाद में वो फैक्ट्री ओनर बहुत अमीर हो जाएगा, और जबकि उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स जो है और गरीब होते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर गरीब और अमीर दो बड़ी क्लासेस बन जाएंगी, दोनों के बीच में इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हमको देखने को मिलेगा। इसीलिए फिर ये फैक्ट्री ओनर्स के बहुत अगेंस्ट है। तीसरी चीज, दे फेवर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ फ्यू। इसी के साथ में ये क्या कह रहे हैं कि दे फेवर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये जो रेडिकल्स हैं ये मानते थे कि सोसाइटी में लोगों के पास खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, खुद का प्रोडक्शन, खुद की जमीन, खुद की फैक्ट्री होनी चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी का किसी एक के हाथ में। कहने का मतलब प्रॉपर्टी ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों के पास ही सारा पैसा, सारा वेल्थ, सारा धन या सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाए। तो इससे क्या होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और कुछ बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे। इतने गरीब हो जाएंगे कि वे अपनी बेसिक नीड्स को भी लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रॉपर्टी या वेल्थ के एक्यूमुलेशन को ये गलत मानते थे, मतलब संपत्ति होनी चाहिए लेकिन एक लिमिट तक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे रेडिकल्स। अब हम आ रहे हैं अपने तीसरी आइडियोलॉजिकल ग्रुप पर, जिसको कहा गया कंजर्वेटिव। अब ये कंजर्वेटिव के बारे में सुनिए बच्चों, 18वीं सेंचुरी तक ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग जो थे वो सोशल चेंज में बिलीव नहीं करते थे। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का सोसाइटी में चेंज हो, सोसाइटी जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये मॉरली अपनी हिस्ट्री से बहुत जुड़े हुए थे। ये चाहते थे कि आज से हजारों सालों से जो कल्चर, जो कस्टम, जो सोसाइटी चलती आ रही है आप उसको कैसे बदल सकते हो। इसीलिए ये कंजर्वेटिव 18वीं सेंचुरी तक सोशल रिफॉर्म्स में बिलीव नहीं करते थे, ये नहीं चाहते थे कि सोशल चेंजेस हो। लेकिन 19वीं सेंचुरी तक आते आते इन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि सोसाइटी के अंदर चेंज जरूरी है, होने चाहिए चेंज, लेकिन कुछ लिमिट तक चेंज होने चाहिए और साथ में इसका प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। जबकि जो लिबरल्स है ये रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ये कहते हैं क्रांति होनी चाहिए, विद्रोह होना चाहिए और सब कुछ अचानक से बदल जाना चाहिए। जबकि जो कंजर्वेटिव है ये कहते हैं कि सोशल चेंज होने तो चाहिए, मतलब समाज में चेंज होना चाहिए लेकिन बहुत स्लो होना चाहिए, जिससे कि समाज के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि कंजर्वेटिव 18वीं सेंचुरी तक सोशल चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन 19वीं सेंचुरी तक आते आते इन्होंने भी ये माना कि कुछ सोशल चेंज यूरोप के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो कंजर्वेटिव अपोज रेडिकल्स एंड लिबरल्स। तो पहली चीज तो कंजर्वेटिव जो थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स के अपोज थे, मतलब इनके चेंजेस को गलत मानते थे। In 19th century they accepted some changes। 19th century में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ चेंजेस सोसाइटी में होना चाहिए, was inevitable and change has to be brought through the slow process। और सोसाइटी में जो भी चेंज हो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस से होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप देखिए हम लोग यूरोप में सोशलिज्म वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस चीज को लेकर यूरोपियन सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव, तीनों के अलग ही विचार थे लेकिन चाहते थे कि सोशल चेंज होना चाहिए। अब हम अपना दूसरा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब हमारा जो टॉपिक है अचानक से सोशलिज्म से कहाँ आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास 8 के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। वापस एक बार मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि 16वीं सेंचुरी तक या ये कह लीजिए कि 17वीं सेंचुरी के अंदर
यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, आप लोगों ने देखा है कि 18th 19th सेंचुरी के अंदर खूब सारे या 17th सेंचुरी में खूब सारे चेंजेस आए, कई सारे नए नए इन्वेंशन हुए, जैसे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ है ना, और जैसे ही इंजन का इन्वेंशन हो गया तो उस इंजन का यूज मशीनरी बनाने में किया जाने लगा, और जब मशीनरी बनने लगी तो लोगों ने उस मशीनरी का यूज प्रोडक्शन करने में शुरू कर दिया, सामान बनाने में इस मशीनरी का यूज होने लगा। और जब मशीनरी से सामान बनने लगा तो ये सामान बहुत ज़्यादा बनता था, और इसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनरी होती थी और हजारों लोग इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते थे। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मशीनरी की हेल्प से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में खूब सारा प्रोडक्शन किया जाता था। कोई एक मालिक होता था उस फैक्ट्री का, उस इंडस्ट्री का, और हजारों मजदूर या हजारों लेबरर्स जो होते थे वो इस फैक्ट्रीज के अंदर काम करते थे। अब जब फैक्ट्रीज लगने लग गई तो लोगों ने विलेज छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, और गांव से लोग कहाँ आ गए, उस एरिया में जहाँ पर वो फैक्ट्रीज हुआ करती थी। अब जब लोग आसपास आकर बसने लगे तो धीरे धीरे उस एरिया ने सिटी का रूप ले लिया, शहर बनने लगे। जब शहर बनने लगे तो पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो लोगों के पास रहने के लिए जगह की कमी हो गई, गंदगी बढ़ने लगी, पॉल्यूशन बढ़ने लगा। तो इसके कारण यूरोप के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब जो बड़ी बड़ी सिटीज है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अब ये देखा गया कि जो इंडस्ट्री के मालिक होते थे ये क्या करते थे कि जो भी प्रॉफिट आता था सारा प्रॉफिट खुद कमाते थे, और इनके अंडर में जो लेबरर्स काम करते थे, जो मजदूर काम करते थे, उनको ये बहुत कम वेजेस देते थे, बहुत कम मजदूरी इन लोगों को दी जाती थी, जिससे फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूरों की जो कंडीशन थी, जो लेबरर्स की कंडीशन थी, वो और ज़्यादा खराब होने लगी। तो अभी जैसा मैंने बताया कि अमीर और अमीर हो गए, क्योंकि उनके पास तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आता था उसमें से वो लेबरर्स को कुछ नहीं दे रहे थे, जबकि बहुत ज़्यादा समय तक काम करवाते थे और बहुत कम वेजेस देते थे। तो कुछ प्रॉब्लम्स यूरोपियन कंट्रीज के अंदर शुरू हुई, जिसके कारण बाद में सोशल चेंजेस की जरूरत पड़ी, क्योंकि धीरे धीरे इन देशों के अंदर लोगों की सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बहुत नीचा हो गया, बहुत लो हो गया, और अब समाज के अंदर चेंज होने की जरूरत थी। तो बच्चों, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप समझ गए होंगे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का लगना, और जब इंडस्ट्री लगेगी तो बड़े बड़े शहर बसेंगे, और जब शहर बसेंगे तो वहाँ पर कौन रहेगा, सिंपल सी बात है कि जो मजदूर होंगे, जो वहाँ पर काम करेंगे, वही तो शहरों में आके रहेंगे। तो गाँवों से लोग कहाँ आ गए, बड़ी बड़ी सिटीज में आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन न्यू सिटीज came up and industrial regions developed, railway expanded, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही बड़े बड़े सिटीज बने, रेलवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और रेलवे डेवलप हुआ। रेलवे क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में खूब सारा सामान बनने लगा, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सामान बनता था। इस सामान को मार्केट तक, दूसरी कंट्रीज तक, दूसरी सिटीज तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन भी कैसा, जो खूब सारा माल एक साथ ले जा सके। इसीलिए यूरोप के अंदर 18th सेंचुरी के अंदर रेलवे डेवलप हुआ, भाप के स्टीम इंजन बने, स्टीम इंजन से ट्रेन चलाई गई, रेलवे लाइन बिछाई गई, और इंडस्ट्रीज के अंदर बनने वाले माल को, इस सामान को पूरी दुनिया के जगह जगह अलग अलग देशों में, शहरों में भेजा जाने लगा। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज ब्रॉट द मैन वुमेन चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब आप यहाँ पर समझेंगे बच्चों कि व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी पर इंडस्ट्रीज लगने का क्या असर हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बुरे इफेक्ट अगर आपसे पूछे जाए, बैड इफेक्ट क्या थे, तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी तो गांव में या विलेज रीजन में काम करने वाले जो मैन वुमेन चिल्ड्रन थे वो कहाँ आ गए, फैक्ट्रियों में आ गए। सब काम कर रहे हैं,
फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। सेकंड, द वर्क आवर वर वेरी लॉन्ग and wages were poor and unemployment was common. अब work hour were very long. इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले इन लेबरर्स का जो टाइम पीरियड होता था वो 12 आवर 10 आवर और कई बार एक्स्ट्रा वर्क भी ये लोग करते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत लंबा टाइम इनके वर्क का होता था। वेजेस वर पुअर, और इनको जो मजदूरी मिलती थी, जो वेजेस मिलता था वो बहुत कम होता था, जिससे इनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। और अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, और शहरों के अंदर अब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट आप समझते हैं, बेरोजगारी। जब इंसान को करने के लिए काम नहीं मिलता तो बड़ी बड़ी सिटीज बन गई, वहाँ पर लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि सारा काम तो अब फैक्ट्री से हो रहा है। जो काम पहले इंसान अपने हाथों से करता था, अब वो कहाँ हो रहा है, मशीनरी से हो रहा है। तो इंसान की जगह किसने ले ली, मशीनरी ने ले ली। और जब मशीनरी ने इंसान की जगह ले ली तो इंसान के पास करने के लिए काम खत्म हो गए। ठीक है, इसके अलावा हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन वर प्रॉब्लम, और बड़े बड़े जब शहर हो गए तो यहाँ पर हाउसिंग की प्रॉब्लम आने लगी। हाउसिंग मतलब रहने की जगह की कमी हो गई। दूसरा, सैनिटाइजेशन मतलब चारों तरफ पॉल्यूशन, गंदगी, केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, और छोटी छोटी कच्ची बस्तियां, स्लम्स बनने लगी, झुग्गी झोपड़ियां बन गई। लोग बुरी कंडीशन के अंदर रहना शुरू हो गए, जहाँ पर उनके पास ना तो रहने के लिए मकान है और ना खाने के लिए कपड़ा, खाने के लिए खाना है और ना ही उनके लिए पहनने के लिए कपड़ा है। तो आप सोचिए बच्चों, कितनी बुरी कंडीशन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंसान को लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन। अब जब प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, हालांकि बच्चों देखिए जो लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे ये मानते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो इन लेबरर्स को भी मिलना चाहिए। मतलब अगर ओनर की इनकम बढ़ रही है, अगर फैक्ट्री के मालिक की इनकम बढ़ रही है तो उसे अपने काम करने वाले मजदूरों की जो वेजेस है उसको भी बढ़ाना चाहिए, ताकि सब अच्छी जिंदगी जिए। ठीक है, लेकिन इसीलिए रेडिकल्स और जो लिबरल्स थे वो सॉल्यूशन चाह रहे थे इस प्रॉब्लम का। ठीक है, all the industries were properly of the individual। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन पर कुछ ही लोगों का हक था, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज किसी एक इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के रह गई। तो ये समझ सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर कुछ लोग जो बहुत अमीर लोग थे वे ही फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, और बाकी लोग जो थे वो लेबर की तरह इनकी फैक्ट्रियों में क्या करते थे, वे काम करते थे, लेबर करते थे। ठीक है, तो ऑल इंडस्ट्रीज property of individual, and liberals and the radicals opposed to the privileged, the old party aristocrats, they believe in the value of one's effort। और ये जो liberals और radicals थे ये मानते थे कि जो एरिस्टोक्रेट है, एरिस्टोक्रेट का मतलब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं बच्चों, एरिस्टोक्रेट मतलब अमीर वर्ग, इसके ये लोग खिलाफ थे। और वंस वैल्यू क्या, जो लोगों की जो एफर्ट है, जो मजदूर वहाँ इनकी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे उनके एफर्ट पर ये चाहते थे कि ये लोग ध्यान दें। ठीक है, दे वांटेड टू एड द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन यूरोप इन 1815। इसी के साथ में यूरोप के अंदर 1815 के अंदर 1815 में जो सरकार चल रही थी, ये रेडिकल्स और लिबरल्स उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट किसी तरह का सुधार नहीं कर पा रही थी। एंड नेशनलिस्ट वांटेड नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट। इसी के साथ में यूरोप के अंदर वे लोग जो नेशनलिस्ट पॉलिसी को बिलीव करते थे, हम लोग बच्चों आगे पढ़ेंगे नेशनलिस्ट का मतलब। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनलिस्ट का मतलब होता है देशभक्त, जो देश के लिए सेक्रीफाइस करने में बिलीव करते हैं, वे नेशनलिस्ट कहलाए। ये जो नेशनलिस्ट थे ये बिलीव करते थे कि सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री का ओनर है, चाहे वो वहाँ पर काम करने वाला लेबर है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज की इस क्लास के अंदर यूरोप की कुछ बेसिक सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, और आगे वाली क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रशियन रिवॉल्यूशन यूरोप में स्टार्ट हुआ, नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, सोशलिज्म स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला गया। और कई सारे और भी बातें हम लोग करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर।
आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।